नमस्कार, HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन संविधान से आगे शुरू करेंगे, संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। ये स्पेशल रूप से SST रीट लेवल 2 के लिए है, उसमें दिया हुआ है संविधान की विशेषता। अब तक अपन ने पढ़ा, संविधान पढ़ लिया, संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया। अब अपन सारी की सारी आज संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1, संविधान की पहली विशेषता है कि भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का था और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। उसका कारण क्या है कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसमें इतने अनुच्छेद, इतनी अनुसूचियां हों। अगर अपन बात करें दूसरे देशों के संविधानों की, तो यूएसए का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है, उसमें 7 अनुच्छेद है। कनाडा का जो संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उसमें 128 अनुच्छेद है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद है। दुनिया का ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसमें इतने अनुच्छेद हों, इतने भाग हों। इसीलिए भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। अब भारत का संविधान इतना विस्तृत क्यों है, इसका कारण क्या है? इसके 3-4 कारण मैं आपको बताऊंगा। विस्तृत होने के कारण या भारत का संविधान बड़ा होने के कारण, नंबर 1, भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। ठीक है। दूसरा, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, संविधान निर्माण से पहले भारत में भारत परिषद अधिनियम 1935 चल रहा था, वो भी बहुत बड़ा था। ये दूसरा ऐतिहासिक कारण हो गया। तीसरा, भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था जिस दुनिया में होती है या दुनिया के किसी भी देश में होती है, वहां पे केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए संविधान समान है। केंद्र में राज्य दोनों का एक संविधान, एक संविधान। ठीक है। 3 हो गए। पहला कौन सा था कि भारत का भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा है। दूसरा, ऐतिहासिक कारण, क्योंकि इससे पहले भारत में जो 1935 के अधिनियम था वो भी बहुत बड़ा था। तीसरा, कि केंद्र व राज्य दोनों का संविधान क्या है, एक है। नंबर 4 है कि भारत का जो संविधान बना था उसमें जो कानूनी विशेषज्ञ थे, ज्यादातर एडवोकेट थे। तो एडवोकेट की भाषा हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। वो किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा करके लिखते हैं। तो कानूनी विशेषज्ञों की अधिकता कि भारत का संविधान किसने बनाया, कानूनी विशेषज्ञों ने बनाया। दूसरा, 5वां कारण इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ प्रशासनिक जो संबंध है उनका उल्लेख भी भारत के संविधान में किया है। सिद्धांतों के साथ साथ प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक प्रबंध। ठीक है। तो पहली विशेषता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसका कारण है कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट है। दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसमें इतना भाग, इतने अनुच्छेद। तो यूएसए का संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, उसमें 7 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 200
53 अनुच्छेद। विस्तृत होने का कारण क्या है? भौगोलिक विस्तार है भारत का। दूसरा ऐतिहासिक कारण है। तीसरा केंद्र व राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। चौथा है कानूनी विशेषज्ञों की क्या थी? इसमें अधिकता थी। और नंबर 5वां क्या है कि सिद्धांतों के साथ साथ इसमें प्रशासनिक प्रबंधन है। अब विशेषता नंबर 2 में चलते हैं। 2 भारत का संविधान का कठोर व लचीले का मिश्रण है। लचीले मिश्रण कैसा है? भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। अब कठोर संविधान कौन सा होता है? ऐसा संविधान होता है जिसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हो तो सकता है लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है बहुत मुश्किल है। जैसे दुनिया में अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है, वहां पे संशोधन करना बहुत मुश्किल है। 1789 से लेकर के आज तक अमेरिका के संविधान में मात्र 27 संशोधन हुए हैं। ठीक है, कठोर संविधान क्या होता है? जिसमें संशोधन नहीं होता या संशोधन आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं। ठीक है, अब लचीला संविधान क्या होता है? जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। संशोधन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत में दोनों चीजों को लिया गया कि भारत में संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है, इसलिए भारत का संविधान क्या है? लचीला। लेकिन संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना आसान नहीं होता, इसलिए भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। अब जो संविधान संशोधन होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत होता है। भाई अगर संविधान में संशोधन करना हो तो कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? 368 के तहत। इसमें संशोधन के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा। एक में विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, ये होगी दूसरी विशेषता। पहली थी दुनिया का विस्तृत संविधान, दूसरी कठोर और लचीले का मिश्रण। तीसरी लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, आधारित संविधान। पहले अपन देखते हैं प्रभुसत्ता क्या होती है। प्रभुसत्ता राज्य की वह शक्ति होती है जिसमें राज्य आंतरिक मामलों में सर्वोच्च तथा बाह्य मामलों में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये मान लीजिए कोई देश है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, भारत देश है। भारत अपने देश में या भारत सरकार देश में कोई भी कानून लागू कर सकती है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये तो होगी सर्वोच्चता। भाई वर्तमान सरकार जैसे मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार देश के अंदर कोई भी कानून लागू कर सकती है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता कि आपने ये कानून लागू कैसे कर दिया, क्योंकि वो आंतरिक मामलों में क्या होती है? सर्वोच्च है। अब पड़ोसी देशों के साथ पहले बताइए कि आंतरिक मामलों में क्या है? सर्वोच्च। इस तरफ आपने कौन सा पड़ता है? पाकिस्तान। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है, एक चीन है, नेपाल है और मान लीजिए श्रीलंका। अब अपन इन देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करें? इस मामले में अपन क्या है? स्वतंत्र है। आई बात समझ में? प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसमें राज्य आंतरिक मामलों में क्या होता है? सर्वोच्च होता है। बाह्य मामलों में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। उससे क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता। अब लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब ये होता है कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित है और किसी के द्वारा नहीं है। किसके द्वारा निर्मित है? जनता द्वारा निर्मित, जनता द्वारा निर्मित। ठीक है, तीसरी विशेषता होगी लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है?
भारतीय जनता द्वारा बनाया गया। ठीक है। नंबर 4, संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण। संघात्मकता व एकात्मकता का मिश्रण। अब संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है? संघात्मक ये होता है कि संविधान के द्वारा जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बंटी हुई होती है। कि संविधान ने शक्तियां किसको दे दी? केंद्र सरकार को भी देती और राज्य सरकार को देती। एकात्मक संविधान क्या होता है कि शक्तियों के मामले में एक ही शक्ति का केंद्र होता है, वो होता है केंद्र सरकार। ये बात आई समझ में? संघात्मक क्या होता है कि संविधान के द्वारा शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों में भी होती है। लेकिन एकात्मकता में क्या होता है कि शक्तियों का स्रोत कौन होता है? सिर्फ केंद्र सरकार होती है। अब संघात्मकता के भारत के संविधान में कोई मैं 3-4 आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। नंबर एक हो जाएगा अपने एक संविधान, या इसमें कह सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। संविधान की क्या है? सर्वोच्चता, ठीक है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, ठीक है। नंबर 3 है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। पहला क्या था? संविधान की सर्वोच्चता है इसलिए संघात्मकता है। दूसरा शक्तियों का विभाजन है। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है। चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका। ये 3 हो गए। अब अपन देखते हैं एकात्मकता के लक्षण, ठीक है। 3 देख लिए। संघात्मक इसलिए है कि संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का क्या है? विभाजन है। अब एकात्मकता के लक्षण देखें। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एकात्मकता का लक्षण। नंबर 2, शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में, क्योंकि अपन ने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी जिसमें शक्तियों का विभाजन किया हुआ था। उसमें अपन ने देखा था कि संविधान में 3 सूचियां दी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि संघ सूची में 97 विषय थे, 66 थे और 47 थे। वर्तमान में 100, 61 और 52 थे, ठीक है। संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार बना सकती है और संवर्ती सूची के ऊपर राज्य और संघ दोनों बना सकती है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघ सरकार का बनाया हुआ कानून क्या होगा? मान्य होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ज्यादातर शक्तियां किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास। एक और राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। किस स्थिति में? आपातकाल। जब आपातकाल लगा हुआ होगा तो आपातकाल की स्थिति में सारी की सारी शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी, ठीक है। 4 होगी। नंबर 5, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार,
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके कानूनी संविधान बना दिया गया। वर्तमान में कितने अच्छे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, लास्ट कौन सा है? संवैधानिक। अब मौलिक अधिकार, व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वो कहां जा सकता है? हाई कोर्ट में जा सकता है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? 5 प्रकार की रिट जारी करेगी। ठीक है, वो रिट कौन कौन सी है वो आप बताना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। छठी विशेषता देखते हैं। भारत का संविधान है वो विभिन्न स्रोतों पर आधारित है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों पर। जैसे कहूं 1935 के अधिनियम, यूएसए के संविधान से कुछ प्रावधान लिए गए हैं, कुछ प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं, कुछ प्रावधान जापान से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, ये छठी विशेषता। नंबर 7, गणराज्य। गणराज्य गणराज्य भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है यहाँ का जो प्रथम नागरिक होता है या जो प्रधान होता है या कहें कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होकर के क्या होता है? निर्वाचित होता है। वंशानुगत नहीं होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। ठीक है, ये हो गया गणराज्य। भारत एक क्या है? गणराज्य। नंबर 8, संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारत का जब संविधान बन रहा था उस समय भारत के सामने 2 ऑप्शन उपलब्ध थे, विकल्प थे कि भारत या तो संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। कारण क्या था कि ब्रिटेन का भारत उपनिवेश था, तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो भारतीय लोग थे वो संसदीय शासन व्यवस्था के आदी थे, वो नियम चलते आ रहे थे। इसलिए भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? संसदात्मक शासन व्यवस्था। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है उसे क्या कहते हैं? संसदात्मक। जो कार्यपालिका होती है उसका निर्माण किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है, व्यवस्थापिका में से होता है। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है वो दोहरी होती है, डबल होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। कौन कौन सी होती है? वास्तविक और नाममात्र। ठीक है, जो कार्यपालिका है, पहली तो होगी कि जो कार्यपालिका होगी उसका निर्माण किसमें से होगा? व्यवस्थापिका में से। दूसरा कि वहां पे जो कार्यपालिका होगी वो क्या होगी? दोहरी होगी। तीसरा कि कार्यपालिका का निर्माण किसमें से होगा? व्यवस्थापिका से। ऐसी जो व्यवस्था है उसे क्या कहेंगे? संसदात्मक से शासन व्यवस्था। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। हाँ, 8 हो गए। अब नवी विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य का कल्याणकारी स्वरूप है या राज्य को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं, ये याद रखना। कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने वाली किसी एक विशेषता बताइए तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। ये राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रदान करते हैं, ठीक है। सामाजिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की ये स्थापना करते हैं। ओके। नंबर 10 प्रस्तावना। प्रस्तावना भारत के संविधान में एक प्रस्तावना को लिया गया है। यह भी बहुत बार विवाद आया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। लास्ट में यही हो गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। सरकार का जो तीसरा रूप है वो न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। अब स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है? नंबर 1, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है। कार्यकाल की निश्चितता है, कार्यकाल की निश्चितता, ठीक है। दूसरा, जो उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं वो भारत की संचित निधि पर आधारित है। संचित निधि से वेतन व भत्ते मिलते हैं, वेतन व भत्ते मिलते हैं, उनको कम नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया गया है उसकी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। निर्णय की संसद में चर्चा नहीं होगी, ठीक। नंबर 4, अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी पाया गया है तो उसको दंड दिया जाएगा। अवमानना नहीं की जा सकती। अगर मान लो किसी ने न्यायालय के किसी भी निर्णय को नहीं माना गया है तो उसको अवमानना का दोषी माना जाएगा। तो न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है? कार्यपालिका की कार्यकाल को क्या कर दिया गया है? निश्चित कर दिया गया। उनका जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो कहां से मिलेंगे? संचित निधि से मिलेंगे। निर्णय होगा, कोई भी निर्णय किया जाएगा उसकी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती और अवमानना का दंड मिलेगा। अब कार्यकाल की निश्चितता कैसी है? जो न्यायाधीश होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे वो हाई कोर्ट के हो, इन दोनों को हटाने के लिए आपको महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। और आज तक भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को हटाया गया नहीं, ठीक है। ये हो गया अपनी 11 विशेषता। अब 12 विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण होता है कि वहां पे जो नागरिकता का स्वरूप कैसा होता है? दोहरा होता है। लेकिन भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। इसका मतलब भारत के जो नागरिक होंगे, चाहे वो राज्य के नागरिक हो, तो दोनों की नागरिकता क्या होगी? एक ही होगी। नागरिकता कैसी है? एकल है। संघ एवं राज्य दोनों की नागरिकता नहीं है। नागरिकता कैसी है? एकल है। नागरिकता कैसी होगी? एक ही होगी। नंबर 13, कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की गई। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय ये संविधान की रक्षा करते हैं। स्वतंत्र निकाय जैसे मैं कहूं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया। निर्वाचन आयोग क्या काम करता है? चुनाव करवाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी ये सेवाएं कराता है। संघ लोक सेवाएं, राज्यों में स्टेट पीसीएस होता है। स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस
कमीशन, स्टेट पीसीएस, ठीक है, ये स्वतंत्र निकाय हो गए। एक सीएजी भी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नंबर 14, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। ये 14 विशेषता होती है। अब चलते हैं 15वीं। 15 है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सी समिति के आधार पर एक समिति बनी थी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 जोड़े गए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अब मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं उनके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या काम करेंगे अपने देश के लिए। 16 नंबर न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कानून अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। पूरे जो संशोधन है उसको भी कर सकते हैं या किसी एक हिस्से को भी संशोधित या रद्द किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका वैध या अवैध घोषित कर सकती है। वैध या अवैध घोषित कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13(2) के तहत। 13(2) के तहत 13(2) में शक्ति प्राप्त है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उनको वैध या अवैध घोषित किया जा सकता है। अगर सही है तो उसको न्यायालय क्या कर देगा? वैध घोषित कर देगा। अगर वो सही नहीं है तो उसको क्या कर देगा? अवैध घोषित कर देगा। अब चलते हैं 17वीं विशेषता, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार। भारत में जो सरकार है उसके 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरी है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जिनको हम पंचायतें कहते हैं। पंचायतें त्रिस्तरीय सरकार होने से क्या होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना की। अब नंबर 18 देखते हैं, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां मूल संविधान में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियां भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा
दिया गया। इनका उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक है। ठीक है, अब देखते हैं अगली विशेषता। हाँ, अब नंबर 19 वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसको राजनीतिक रूप से वोट देने का अधिकार है। वो वोट भी दे सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। मूल संविधान था उसमें वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन, जिसको 1989 में लागू किया गया। उस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से बढ़ाकर के कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, भी ये 19 विशेषता है। अगर कोई रह गई है तो मैं आगे करवा दूंगा। अब देखते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको विदेशी जो संविधान के ज्ञाता है उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, संघवाद कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो कैसा है। एक है केसीवियर, यहां से प्रश्न आने की पक्की संभावना है। केसीवियर, केसीवियर केसीवियर क्या कहते हैं कि भारत के जो संघवाद है वो अर्धसंघ है, अर्धसंघ है। ठीक है, मोरिस जोन्स कहते हैं कि भारत में जो संघवाद है ना वो सौदेबाजी का संघवाद है, सौदेबाजी का संघवाद। यहां से पक्का प्रश्न पूछेगा, चाहे आरएस में पूछे चाहे रीट में पूछे, कहीं ना कहीं इसका प्रश्न जरूर आएगा। एक ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन, वो इसे कहते हैं सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। ठीक है, चौथा आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स है वो कहते हैं एकीकृत संघवाद है, एकीकृत संघवाद। ठीक है, ये याद रखने हैं चारों। पक्का एक पूछेंगे कि भारतीय संघवाद को अर्धसंघ किसने कहा था? केसीवियर ने। मोरिस जोन्स ने क्या कहा था? सौदेबाजी का संघवाद। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? सहकारी संघवाद। आइवर जेनिंग ने क्या कहा था? एकीकृत संघवाद। अब अपन एक बार दोबारा देख लें, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहली विशेषता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। ठीक है, दूसरी है कठोर और लचीले का मिश्रण है। तीसरी विशेषता है कि भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभु सत्ता पर आधारित संविधान है। चौथी विशेषता है कि भारत का संविधान है जो संघात्मक और एकात्मकता का क्या है? मिश्रण है। पांचवी विशेषता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। नंबर 6 है कि भारत का संविधान है जो विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। ये अपन एक नेक्स्ट क्लास में पूरी क्लास लेंगे कि कहां कहां से किस किस चीजों को लिया गया है। भारत का संविधान क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होकर के क्या होता है? निर्वाचित होता है। आठवीं विशेषता है कि भारत में जो सरकार का स्वरूप है या जो शासन का स्वरूप है वो कैसा है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है। नवीं विशेषता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। 10वीं विशेषता है कि भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है। 11वीं है कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। 12वीं विशेषता नागरिकता का स्वरूप कैसा है? एकल है। यहाँ पे कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की गई है। और 14वां है धर्मनिरपेक्षता। 15वीं विशेषता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। और 16वीं विशेषता है कि भारत के संविधान में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। सरकार का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय। यहाँ पे सहकारी समितियों की स्थापना भी की गई है। और लास्ट है अपना वयस्क मताधिकार। ये जो क्लास है वो रीट लेवल 2 के लिए स्पेशल दी गई है। बाकी संविधान अपन और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।